नमस्कार सभी साथियों को। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफ़ेयर। करंट अफ़ेयर देखने वाले हैं हम 20 मार्च का, ठीक है? तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी आपको लगता है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपसे हमने रिक्वेस्ट किया, एक बार फिर से करते हैं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं करंट अफ़ेयर्स समसामयिक की 20 तारीख का 20 मार्च 2026 का। इस सिलसिले को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल है विक्रम दोराई स्वामी को हाल ही में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जापान, चीन, रूस या फ्रांस? विक्रम दोराई स्वामी को कौन से देश में भारत का राजदूत बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन में इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? विक्रम दोराई स्वामी को। विक्रम दोराई स्वामी ये क्या है? भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के वरिष्ठ अधिकारी है, जिन्हें चाइना में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत चीन संबंध के बारे में देखें तो काफी संवेदनशील रहे हैं और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खास तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एलएसी है उस पर तनाव और सीमा विवाद के कारण ये ऐसा संवेदनशील जो है बन गए हैं। ऐसी स्थिति में चीन में भारत के राजदूत की जो है भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, काफी अहम हो जाती है। वे दोनों दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संवाद, व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध ये सारी चीजों को क्या करते हैं? देखते हैं, उनको संभालते हैं। विक्रम दोराईस्वामी इससे पहले यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त हाई कमीशन के रूप में कार्य कर चुके हैं। इससे पहले कहाँ पे कार्य कर चुके हैं ये? यूके यूके यूनाइटेड किंगडम में हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं ये। भारत के हाई कमिश्नर, भारत के उच्चायुक्त का कार्यभार भी ये संभाल चुके हैं। ठीक है। अगर हम बात करें भारत चीन के बारे में, तो भारत और चीन के बीच सीमा जो लगभग है ना, भारत चीन की जो सीमा है, भारत और चीन की जो सीमा है, भारत चीन की सीमा लगभग लगभग 3,488 किलोमीटर है। ठीक है। इसमें कुछ क्षेत्र जो विवादित है, जैसे कि विवादित क्षेत्र भी कुछ है। विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं? विवादित क्षेत्रों की बात करें तो जैसे कि अक्साई चेन आ गया। अ, जो चाइना है बार-बार क्लेम करता है कि इसको अरुणाचल प्रदेश को, वो उसको साउथ तिब्बत कहता है, ठीक है? लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत की दृष्टि से कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। अगर चाइना के साथ हम बात करें तो चाइना के साथ 1962 में एक युद्ध हुआ था जिसको साइनो इंडियन वॉर भी कहते हैं, ठीक है? जो एम्बेसडर होता है, जो अभी नियुक्त की हुए हैं वहाँ पे चाइना के, भारत के जो एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं चाइना में, वो विक्रम दोराईस्वामी है। तो राजदूत किसी देश का क्या सर्वोच्च कूटनीतिक प्रतिनिधि होता है, सर्वोच्च कूटनीतिक प्रतिनिधि होता है और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है राजदूत की?
राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक और चीज़ ये है कि जिन देशों में राष्ट्रमंडल सदस्य होते हैं, जिन देशों में राष्ट्रमंडल या कहें कि राष्ट्रमंडल सदस्य होते हैं जो देश, राष्ट्रमंडल सदस्य देश है, तो वहाँ पर ना, वहाँ पर जो एम्बेसडर होता है, वहाँ राजदूत को क्या कहा जाता है? राजदूत को कहा जाता है हाई कमिश्नर। राजदूत को बोला जाता है हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर कहा जाता है वहाँ पर। हिंदी में बोले तो उच्चायुक्त, उच्चायुक्त। उस वहाँ पे राजदूत को क्या कहा जाता है? उच्चायुक्त कहा जाता है, ठीक है? अगर हम चाइना से देखें तो चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेमनबी है। मुद्रा मुद्रा है रेमनबी, रेमनबी या इसको युआन भी बोलते हैं, ठीक है? वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन की संसद को क्या बोलते हैं? चीन की संसद चीन की संसद को क्या बोलते हैं? चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है? भारत और चीन के बीच में कुछ समझौते हो रखे हैं, जैसे 1993 का पीस एंड ट्रांसिटिव एग्रीमेंट। ये एलएसी पे शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। 1993 का कौन सा? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। ये किसके लिए था? ये था एलएसी पर शांति बनाने रखने के लिए। 2005 में आया था पॉलिटिकल पैरामीटर एग्रीमेंट आया था, ठीक है? ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों में दोनों देश साथ में, ब्रिक्स हो गया और एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अगला सवाल देखें। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का आयोजन किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का आयोजन किया गया? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश में अमोघ ज्वाला नामक तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास का सफल आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आधुनिक युद्ध तकनीकों जैसे कि ड्रोन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हो गया, ठीक है? इनका परीक्षण और इनका प्रशिक्षण देना था। ये अभ्यास भारतीय सेना के भविष्य की युद्ध रणनीति फ्यूचर वॉरफेयर स्ट्रेटजी का हिस्सा था, जिसमें पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध को भी शामिल किया जा रहा है। इस तरह के अभ्यास से सेना की जो तत्परता है, कॉम्बैट रेडीनेस और सामरिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? हम बात करें भारतीय सेना से जुड़े हुए कुछ तथ्य। भारतीय सेना की स्थापना कब होती है? भारतीय सेना की स्थापना ये अंग्रेजों के टाइम पे हो गई थी। कब हुई? 1 अप्रैल 1895। मुख्यालय मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में। और सेना प्रमुख कौन है? सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी हैं।
सैन्य अभ्यासों की हम बात करें तो सैन्य अभ्यासों का उद्देश्य क्या होता है कि युद्ध कौशल का परीक्षण करना, नई तकनीकों का उपयोग और सैनिकों के बीच में समन्वय बढ़ाना। भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यासों में अगर देखा जाए तो युद्ध अभ्यास के नाम से होता है भारत अमेरिका के बीच में। गरुड़ शक्ति हो गया, इंद्र हो गया, इंद्र किसके साथ में होता है? रूस के साथ में होता है, ठीक है? आधुनिक युद्ध में क्या होता है जैसे कि ड्रोन, आजकल क्या है कि ड्रोनों का जो उपयोग किया जा रहा है, निगरानी के लिए भी किया जा रहा है, हमले करने के लिए भी किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विश्लेषण करने में किया जा रहा है, निर्णय लेने में किया जा रहा है। साइबर वॉरफेयर आ गया, साइबर वॉरफेयर में क्या डिजिटल सिस्टम पर हमला कर दिया जाता है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर आ गया जिसमें क्या सभी यूनिट्स को एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो अमोघ ज्वाला अभ्यास है, अमोघ ज्वाला अभ्यास कहाँ पे किया जा रहा है? इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। इसमें किस पर फ़ोकस था? तकनीक आधारित युद्ध पर फ़ोकस था। इसमें कौन-कौन सी तकनीकों को शामिल किया गया था? इसमें शामिल तकनीक कौन-कौन सी थी? शामिल तकनीक शामिल तकनीक कौन-कौन सी थी? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन ड्रोन, नेटवर्क वॉरफेयर नेटवर्क वॉरफेयर नेटवर्क वॉरफेयर, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या था कि उद्देश्य था सेना को उद्देश्य 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 क्या था? उद्देश्य था सेना की आधुनिक युद्ध आधुनिक युद्ध क्षमता को बढ़ाना। सेना की आधुनिक युद्ध क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या नीरज चोपड़ा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसका एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ये भीम क्या करता है? एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन? नेशनल एनपीसीआई, एनपीसीआई बोले तो नेशनल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा विकसित किया गया है। ये ऐप क्या है कि यूपीआई इंटरफेस पर काम करता है। यूपीआई मतलब यूपीआई बेस्ड काम करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड 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 पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई इंटरफेस, INTERFACE, ठीक है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर आधारित है, जिससे यूजर्स आसानी से मोबाइल के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं और पैसे प्राप्त कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी है, इसकी छवि क्या है ना कि शांत, भरोसेमंद, लोकप्रिय खिलाड़ी की रही है, इसलिए उन्हें इस ऐप का चेहरा बनाया गया है, ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और लोग कैशलेस लेन-देन को अपनाएँ। हम बात करें भीम ऐप की, तो भीम ऐप इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया लॉन्च इसको? लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है? इसको किसने डेवलप किया है? डेवलप किसने किया है? विकसित विकसित किया है इसको किसने?
एनपीसीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। इसका नाम रखा किसने? इसको भीम नाम मतलब भीम नाम रखा है, वो किसके ऊपर रखा गया है? भीम नाम किसके ऊपर रखा गया है? नाम नाम किसके ऊपर रखा गया है? नाम रखा गया है बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। रियल टाइम जो पेमेंट सिस्टम है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इसके ऊपर इसको बनाया गया है। यूपीआई में क्या होता है कि 24/7 पैसे ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। बैंक खाते इससे सीधे जुड़ जाते हैं और आप सीधा बैंक खाते से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इस यूपीआई के माध्यम से। भारत में ये लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया है। हम बात करते हैं थोड़ी-सी बात इधर से देखें तो ये क्या है ना कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगा तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया क्या है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है ये। सरकार की पहल है। क्या? डिजिटल इंडिया। इसका उद्देश्य है कि कैशलेस इकोनॉमी बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल साक्षरता देना। ठीक है। थोड़ी-सी हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म होता है 7 जुलाई 1981 को। ये आईपीएल टीम के एक हिस्सा रहे हैं। एक आईपीएल कौन सी आईपीएल टीम का हिस्सा रहे हैं? ये सीएसके के चेन्नई सुपर किंग्स के उनके कैप्टन रहे हैं। इनकी कप्तानी में क्या-क्या जीता? टी20 वर्ल्ड कप 2007 का जीता महेंद्र सिंह। इनकी कप्तानी में क्या-क्या जीता है? कप्तानी में टी20 टी20 वर्ल्ड कप 2007, अ, आईसीसी के जो 2011 का वर्ल्ड कप है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 ये जीता और चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2013 की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013। ठीक है। तो इस सवाल में हमने क्या-क्या देखा? इस सवाल में हमने देखा कि एक तो भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। दूसरा चीज़ हमने देखा कि भीम को लॉन्च कब किया गया था? भीम को लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। भीम को लॉन्च किया गया 30 दिसंबर 2016 को। ये भीम ऐप किसके ऊपर काम करता है? ये काम करता है यूपीआई सिस्टम पे काम करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। भीम को किसने विकसित किया? भीम को विकसित किया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको वो तैयार किया, विकसित किया इसको। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। तो भीम का नाम भीम किसके ऊपर रखा है? भीम का नाम भीम रखा है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बी.आर. अम्बेडकर के नाम के ऊपर रखा गया। इसको लॉन्च किया गया 30 दिसंबर 2016 को। किसने लॉन्च किया मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ये जो डिजिटल इंडिया एक जो लॉन्च किया गया था ये डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये किस मिशन के तहत किया जा रहा था? तो डिजिटल इंडिया के तहत किया जा रहा था। तो डिजिटल इंडिया क्या चीज़ है? डिजिटल इंडिया डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य है कि जो डिजिटल पेमेंट्स है उनको बढ़ाया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसका उद्देश्य था कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, पारदर्शिता लाई जाए और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इतना हो गया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के बारे में देखे थे कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में क्या-क्या जीते थे इंडिया ने, भारतीय क्रिकेट टीम ने क्या-क्या जीता। आईसीसी के टी20 वर्ल्ड कप 2007 जीता।
आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीती। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन-सी योजना शुरू की गई? औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन-सी योजना शुरू की गई? उत्कर्ष, समृद्धि, भव्य या विकास? इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भव्य। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन-सी योजना शुरू की गई? योजना शुरू की गई भव्य। ठीक है, भारत सरकार ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में आधुनिक उद्योग, बेहतर लॉजिस्टिक देखो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आधुनिक आधुनिक उद्योग, बेहतर बेहतर लॉजिस्टिक और निवेश को आकर्षित करना और निवेश को आकर्षित करना, ठीक है? निवेश को आकर्षित करना ताकि भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। इस योजना के तहत नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएँगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, परिवहन आदि को मजबूत किया जाएगा। विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये योजना भारत की आर्थिक वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूत करती है। तो इस सिलसिले में पहले भी कुछ योजनाएँ शुरू की गई थी, जैसे कि मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया कब शुरू की गई थी? 2014 में। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ठीक है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक शुरू की गई थी, लिंक्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव इंसेंट इंसेंटिव स्कीम ये उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दिया गया था। एक ये शुरू की गई थी पीएम गति शक्ति, ये मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए। तो औद्योगिक बुनियादी ढांचे में क्या-क्या शामिल होते हैं जैसे कि सड़क हो गया, रेल हो गया, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, ऊर्जा आपूर्ति, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि उत्पादन लागत कम होती है और इससे निर्यात एक्सपोर्ट बढ़ता है और निवेश आकर्षित होते हैं। आर्थिक विकास सिग्नल्स में देखे जाए तो जीडीपी किसी देश की जीडीपी क्या चल रही है, वो उसके आर्थिक विकास को दर्शाता है। उसका एक जीडीपी, उसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसको बोलते हैं आईआईपी और एफडीआई, विदेशी निवेश। तो इसमें हमने देखा कि भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन-सी योजना शुरू की गई? भव्य योजना शुरू की गई, ठीक है? इसमें फ़ोकस किस पे था? मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बढ़ावा देने के ऊपर था। इससे संबंधित कुछ जैसे हमने डिस्कस करी कुछ योजनाएँ पहले से चल रही थी, कुछ पहल पहले से चल रही थी, जैसे कि मेक इन इंडिया, पीएलआई, गति शक्ति गति स पीएम गति शक्ति, इसको पीएलआई, ठीक है? इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था कि एक तो विदेशी निवेश है, उसको आकर्षित किया जाए, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएँ, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर कौन-सा है पता नहीं, ठीक है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में पहला स्थान किस देश को मिला? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में पहला स्थान किसको मिला है? इसका
नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या फ़िनलैंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा आपका फ़िनलैंड, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में पहला स्थान मिला है फ़िनलैंड को। फ़िनलैंड को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट क्या होती है, हर साल यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से प्रकाशित होती है। किसके सहयोग से प्रकाशित होती है? यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से ये प्रकाशित होती है, ठीक है? के सहयोग से प्रकाशित होती है और इसमें देशों की रैंकिंग उनके नागरिकों की जीवन संतुष्टि, लाइफ सैटिस्फैक्शन के आधार पर की जाती है। फ़िनलैंड लगातार पिछले कई सालों से इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। तो इनके इसके पहले स्थान पर बने रहने के क्या-क्या कारण हैं? वहाँ का जो जीवन स्तर है, उच्च जीवन स्तर है, बेहतर शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हैं, भ्रष्टाचार कम है, मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है, लोगों के बीच विश्वास और संतुलित जीवन शैली है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, तो पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? ये पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई? 2012 में। जारी करने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। इसके मापदंड क्या-क्या थे? प्रति व्यक्ति आय थे, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का स्तर। मापदंड क्या-क्या थे? मापदंड मापदंड थे इसके प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्स इसको बोलेंगे हम लाइफ एस एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, उदारता और कौन-सा रह गया? भ्रष्टाचार का स्तर, ठीक है? ये इनके मापदंड थे। फ़िनलैंड की बात करें, फ़िनलैंड की राजधानी क्या है? फ़िनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ठीक है? मुद्रा यूरो, फ़िनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। फ़िनलैंड यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है और यहाँ की जो अपनी शिक्षा प्रणाली और क्वालिटी ऑफ लाइफ़ के लिए फ़ेमस है। मतलब और कौन-कौन से देश हैं जो शीर्ष पे रहने वाले हैं, जैसे डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है? ये सभी जो है ना नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाते हैं। यहाँ पे जीवन स्तर जो उच्च जीवन स्तर पाया जाता है, उच्च जीवन स्तर के लिए जाने जाते हैं ये देश। डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। तो हमने इसमें क्या-क्या देखा? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 की रिपोर्ट में पहला स्थान किसने पाया? फ़िनलैंड ने पाया। रिपोर्ट जारी किसने की? मतलब किसके सहयोग से होती है? तो ये आता है यूएन ए इस इसको पूरा देखें यूएनएसडीएसएन। मुख्य आधार क्या था? जीवन संतुष्टि और सामाजिक कारक। टॉप देश कौन से थे? नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश इसमें टॉप रहे हैं, नॉर्डिक देश, नॉर्डिक कंट्री। तो ये इनमें कौन-कौन से देश आते हैं? इनमें आते हैं डेनमार्क, नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को, नीता अंबानी को या गौतम अडानी को? तो किसको दिया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा नीता अंबानी को। नीता अंबानी को केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नीता अंबानी को यह सम्मान उनके शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कार्यों के योगदान के लिए दिया गया है। वे रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन हैं। कौन? नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक है और चेयरपर्सन है, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में कई सामाजिक पहल शुरू की है। ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है कलिंगा इंस्टीट्यूट कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस सेज KISS द्वारा ये दिया जाता है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। उद्देश्य क्या है? मानवता और समाज सेवा को बढ़ावा देना और सामाजिक कार्य करने वालों को सम्मानित करना। नीता अंबानी की बात करें तो नीता अंबानी इसमें समाज सेवी बताया है उनको। रिलायंस फाउंडेशन से वो जुड़ी हुई हैं और वैसे देखा जाए तो ये है मुंबई इंडियंस की मालिक भी है। एमआई की मालिक भी है ये। आईपीएल की जो टीम है, आईपीएल की टीम है, उनके मालिक भी है। रिलायंस फाउंडेशन है, उनसे जुड़े हुए। तो रिलायंस फाउंडेशन के प्रमुख कार्य क्या-क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आपदा राहत। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कि भूमिका श्रेष्ठ है किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद महिला सांसद बनी है? ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। नेपाल, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। यह उपलब्धि नेपाल में समावेशिता और एलजीबीटीक्यू प्लस अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी पता ही होगा, काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू। ठीक है। नेपाली रुपये वहाँ पे चलता है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल है। नेपाल एक तरीके से स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध इसको बोलते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है। तो इसमें तो हमने ये क्या देखा कि भूमिका श्रेष्ठ है किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? नेपाल की। अगला सवाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है? 8 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह या 16 सप्ताह? क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली महिला माताओं को भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाए, ऐसा निर्देश दिया है। ठीक है। ये फैसला जो है महिलाओं के अधिकार और बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए दिया गया है और कोर्ट ने माना है कि गोद लेने वाली माँ को भी नवजात शिशु के साथ भावनात्मक जुड़ाव और देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ठीक है। ये जो निर्णय क्या दर्शाता है? ये निर्णय समानता और कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार को मजबूत करता है। इसमें एक आया था मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत इसमें संशोधन किया गया था। मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इसमें संशोधन किया गया था 2017 में।
संशोधन किया गया 2017 में। इसमें प्रावधान किया गया कि बायोलॉजिकल माताओं को भी 26 सप्ताह का अवकाश दिया गया है। जैविक माताएँ हैं, उनको 26 सप्ताह का अवकाश। जैविक माताओं को जैविक माताओं को 26 सप्ताह का अवकाश। 26 सप्ताह का अवकाश, ठीक है। गोद लेने वाली माताओं के लिए भी प्रावधान शामिल किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े तथ्य ये हैं कि सु 28 जनवरी 1950 को स्थापना होती है नई दिल्ली के अंदर और ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि गोद लेने वाली माताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश के लिए दिया गया है? 12 सप्ताह के लिए, ठीक है। और ये निर्देश किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। किस कानून के तहत दिया है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अधिकार तथा बाल कल्याण के लिए दिया गया है, ठीक है। महिलाओं के अधिकारों को और बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए भी मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह का अवकाश देने का निर्देश दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। शिक्षा क्रांति 2.0 किस राज्य ने शिक्षा क्रांति 2.0 पहल किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो ये शुरू की है पंजाब ने। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब ने शिक्षा क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत की है। ये एक स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। किसके लिए की गई है? स्कूली शिक्षा। स्कूली स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि छात्रों में सृजनात्मक और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देना। छात्रों में सृजनात्मक और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देना, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी एंड स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग, शिक्षकों को प्रशिक्षण क्षमता, टीचर ट्रेनिंग को सुधारना, शिक्षा में समानता और गुणवत्ता, इक्विलिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन सुनिश्चित करना। अब ये योजना है किसके सहयोग से लागू की गई है? ये योजना किसके सहयोग से लागू की गई है? तो ये योजना विश्व बैंक के सहयोग से लागू की गई है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के सहयोग से ये योजना लागू की गई है, जिससे पंजाब के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत संरचना दोनों में सुधार किया जा सके। तो विश्व बैंक ने शिक्षा में शिक्षा सुधार में निवेश किया है और पंजाब में शिक्षा क्रांति 2.0 उसमें सहयोग किया है। इसका उद्देश्य है शिक्षा पहुँच को बढ़ाना, डिजिटल शिक्षा को लागू करना, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना, ठीक है। तो अभी पंजाब में शिक्षा सुधार वो किसके अंडर में आता है? तो ये शिक्षा सुधार जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब के अंडर में आता है। इसके जो पहले हैं, जो थी पहले भी चल रही थी शिक्षा क्रांति 1.0, अब उसका दूसरा वर्ज़न शिक्षा क्रांति 2.0 जिसमें इक्विलिटी सॉरी जिसमें डिजिटल एंड क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया, डिजिटल एंड क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया शिक्षा क्रांति 2.0 में। ये किस-किस सहयोग से चल रही है ये योजना? किसके सहयोग से शुरू की गई है? ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से की गई है। हम बात करें पंजाब की तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि टाइम मैगज़ीन 2026 में कितने भारतीयों को स्थान दिया गया है? ये टाइम मैगज़ीन 2026 में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? टाइम मैगज़ीन 2026 में। तो टाइम मैगज़ीन में कितने को स्थान मिला, कितने प्लेसेस को? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। टाइम मैगज़ीन 2026 में प्रकाशित 100 ग्रेटेस्ट पैलेसेस में भारत के 3 स्थानों को शामिल किया गया है। इसमें कितने थे? 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस, इसमें से 3 किसके हैं? भारत के हैं। ये जो जगह हैं, इस सूची में उन जगहों को शामिल किया जाता है जो संस्कृति, पर्यटन, अनुभव और महत्व के आधार पर विश्व स्तर पर उल्लेखनीय हो। ठीक है? भारतीय स्थानों का चयन भी इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, पर्यटक आकर्षण इनको ध्यान में रखकर किया गया है, जो भारत के पर्यटन को और सांस्कृतिक महत्व को वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर उसको उजागर करता है। ठीक है? भारत के जैसे कुछ हम बात करें उल्लेखनीय स्थानों की, जैसे ताजमहल हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, वाराणसी का सांस्कृतिक स्थल हो गया, ठीक है? इस सूची में क्या होता है कि हर साल बदलाव होता रहता है, कुछ नए स्थानों को शामिल किया जाता रहता है, ठीक है? हम बात करें इसकी टाइम मैगज़ीन की, तो टाइम मैगज़ीन की 100 ग्रेटेस्ट पैलेसेस ये हर साल ये सूची प्रकाशित होती है। इसका उद्देश्य होता है दुनिया भर में अत्यधिक महत्वपूर्ण और खूबसूरत स्थलों की पहचान करना। और इनका मापदंड क्या होता है? सांस्कृतिक महत्व हो गया, पर्यटन का आकर्षण हो गया, कुछ अनूठा अनुभव हो गया या ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक मूल्य हो गए, ठीक है? तो भारत के कितने स्थानों को जगह मिली? 3 स्थानों को जगह मिली है। अगला सवाल देखते हैं। फूड एंड माउथ डिजीज़ टीकाकरण अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? फूड एंड माउथ डिजीज़ एफएमडी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। फूड एंड माउथ डिजीज़ एफएमडी एक अत्यंत संक्रामक रोग है। ये किस-किस में हो जाता है? मुख्यतः ये पाया जाता है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी को प्रभावित करता है ये। ये बीमारी पशुधन की उत्पादकता और आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। ठीक है? किस-किस में पाया जाता है ये? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में। ठीक है? गुजरात सरकार ने राज्यव्यापी एफएमडी टीकाकरण अभियान चलाया है ताकि पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, बीमारी के प्रसार को रोका जा सके और दूध और मांस उत्पादन में सततता बनी रहे। टीकाकरण अभियान नियमित अंतराल पर पूरे राज्य में संचालित किया जाता है। ठीक है? फूड एंड माउथ डिजीज़ जो है, किसके कारण होती है? ये एप्टो वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है ये? एप्टो वायरस। एप्टो वायरस की वजह से होता है। इसके लक्षण क्या है कि घाव, लार बहना, पैरों में लंगड़ापन आना। इसके लक्षण क्या है? लक्षणों की अगर हम देखें तो इसमें आता है घाव, लार बहना, लार बहना, पैरों में लंगड़ापन, पैरों में लंगड़ापन, पैरों में लंगड़ापन, ठीक है? प्रभावित जानवर कौन-कौन से हैं? इससे प्रभावित जानवर ये हो जाएँगे आपके प्रभावित प्रभावित जानवर। संक्रमण का माध्यम क्या होता है? संक्रमित जानवर से, संक्रमित पानी से, संक्रमण उपकरण या खाद्य पदार्थ।
तो ठीक है, अब एफएमडी अभियान, टीकाकरण अभियान किसने शुरू किया है? गुजरात ने। इसका उद्देश्य क्या है? पशुधन की सुरक्षा, बीमारी को प्रसार को रोकना और उत्पादन बनाए रखना। रोग का प्रकार क्या है? ये कौन सा है? तो वायरस की वजह से होता है और ये संक्रमित पानी की वजह से, संक्रमित जानवर की वजह से ये फैलता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नारियल उत्पादन में दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो भारत का स्थान कौन-सा है? भारत का वैश्विक नारियल उत्पादन में कौन-सा स्थान है? भारत का पहला स्थान है। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत वैश्विक स्तर पर नारियल उत्पादन में नंबर 1 पर है। नारियल उत्पादन में भारत की प्रमुखता मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से आती है। नारियल उत्पादन खाद्य, तेल, कृषि उद्योग और को-ऑर्थराइज्ड उत्पादों के लिए किया जाता है। भारत में जो नारियल उत्पादन है, घरेलू जो ज़रूरत है उनको तो पूरा करती ही है, साथ के साथ इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अगर नारियल उत्पादन के बारे में बात करें, प्रमुख राज्य कौन-कौन से हैं? प्रमुख राज्य तो वो हैं केरला, तमिलनाडु तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत का वैश्विक योगदान कितना है? 30% लोग, लगभग 30%। भारत का भारत का वैश्विक योगदान लगभग 30%। भारत का वैश्विक योगदान है 30% विश्व उत्पादन का। विश्व उत्पादन का लगभग 30%। भारत के अलावा और कौन-कौन से प्रमुख उत्पादक देश हैं? प्रमुख उत्पादक देश, नारियल के प्रमुख उत्पादक देश कौन-कौन से हैं? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और श्रीलंका। तो भारत का कौन-सा न वैश्विक नारियल उत्पादन में कौन-सा स्थान है? पहला है। प्रमुख राज्य कौन-कौन से हैं जो नारियल उत्पादन में प्रमुख हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक है। इसका उपयोग किस-किस में? तेल में, खाद में, कोल्ड उत्पादन में। वैश्विक हिस्सेदारी क्या है? भारत के उत्पादन की वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग 30%। विश्व उत्पादन का 30% भारत में उत्पादन होता है। अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है? इसको कब घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको घोषित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको घोषित किया जाता है 2012 में। 2012 में घोषित किया गया था ये। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या था? खुशी और कल्याण, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना।
सरकारी और समाज सरकारों को और समाजों को ये याद दिलाना कि विकास का मूल्य सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य भी है। लोगों में सकारात्मक सोच, सहिष्णुता और सामाजिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। विश्व स्तर पर यह दिन सद्भावना, मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए तथा इस मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों और चर्चाओं के माध्यम से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इसकी घोषणा करी थी। इसके प्रेरक कौन थे? भूटान की ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस पहल इसके प्रेरणा बनी थी। वैश्विक संदेश क्या जाता है कि हैप्पीनेस इज ए फंडामेंटल ह्यूमन गोल। इसका वैश्विक संदेश क्या है? इस पहल का अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता जो दिवस है इसका वैश्विक संदेश क्या है? वो है वैश्विक संदेश। वैश्विक संदेश क्या है? वैश्विक संदेश है हैप्पीनेस इज ए फंडामेंटल फंडामेंटल ह्यूमन गोल। कुछ देशों में तो ये राष्ट्र स्तर पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे कार्यशालाएँ आयोजित की जाती है, सेमिनार चर्चाएँ आयोजित की जाती है, सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम किए जाते हैं। हमको तो यहाँ पे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यहाँ क्या देखना ज़रूरी है, ये सिर्फ़ ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है और वो 20 मार्च को मनाया जाता है। किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया। कब घोषित किया? 2012 में घोषित किया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था चलो इसका उद्देश्य भी लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था खुशी, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। गुणवत्ता को बढ़ावा देना, ठीक है? ये इसका उद्देश्य था, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल और आपके कीमती समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल सके। धन्यवाद।